हेलो फ्रेंड्स, हमने परीक्षा मंथन कंप्यूटर बुक का 12वां अध्याय इंटरनेट पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं नेटवर्क तथा डाटा सुरक्षा। नेटवर्क तथा डाटा सुरक्षा क्या है? नेटवर्क तथा डाटा सुरक्षा यानी नेटवर्क एंड डाटा सिक्योरिटी। दुनिया भर में जो फैले कंप्यूटर संचार नेटवर्क तथा उसके चारों ओर फैले सूचनाओं के भंडार को क्या कहते हैं? साइबर स्पेस का काल्पनिक नाम दिया गया है। साइबर स्पेस क्या काल्पनिक नाम दिया गया है। इसमें क्या है, साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग पहली बार कल्पना विज्ञान के लेखक विलियम गिब्सन ने अपनी पुस्तक न्यूरोमेंशन में 1984 में किया था। तो वर्तमान में इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के लिए साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के लिए साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया जाता है और यहाँ सही नहीं है। लेकिन फिर भी इसे साइबर स्पेस का उपयोग किया जाता है। साइबर स्पेस क्या करता है? कंप्यूटर संचार नेटवर्क तथा उसके चारों ओर फैले सूचनाओं के भंडार को क्या कहते हैं हम? साइबर स्पेस, जो काल्पनिक नाम दिया गया है। उसके आगे हम साइबर वारफेयर। वारफेयर क्या होता है? साइबर वारफेयर किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त और संवेदनशील डाटा चुराना साइबर वारफेयर होता है। साइबर वारफेयर में किसी राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर उसका गुप्त डाटा जो संवेदनशील रहता है, उस डाटा को चुराना और उसे नष्ट करना या क्षतिग्रस्त करना या नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वारफेयर कहलाता है। साइबर वारफेयर इंटरनेट के बढ़ते महत्व ने साइबर वारफेयर को युद्ध की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। क्या करते हैं? इंटरनेट के बढ़ते महत्व के कारण वारफेयर ने साइबर वारफेयर को युद्ध की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया। इसी कारण इसे वायु, समुद्र, जमीन तथा अंतरिक्ष के बाद युद्ध का पांचवा क्षेत्र यानी फिफ्थ डोमेन ऑफ वारफेयर भी कहा जाता है। पहला वायु, समुद्र, जमीन और अंतरिक्ष का तो युद्ध होता ही था उसके लिए। तो अब जो पांचवा क्या हो गया? फिफ्थ डोमेन ऑफ वारफेयर साइबर। साइबर वारफेयर कौन सा हो गया? फिफ्थ डोमेन ऑफ वारफेयर मतलब पांचवा पांचवा युद्ध का पांचवा क्षेत्र कौन सा हो गया? साइबर वारफेयर। ठीक है। अब साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम हम देखते हैं कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से गैर कानूनी कार्य या अपराध क्या कहलाता है? साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर क्राइम क्या क्या कहलाता है? कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से कोई गैर कानूनी कार्य या अपराध क्या कहलाता है? साइबर क्राइम। इसमें क्या है, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर एक हथियार यानी टूल, लक्ष्य या दोनों रूप में किया जाता है। जैसे कि इंटरनेट के जरिए अपराध को नेट क्राइम भी कहा जाता है। इंटरनेट के जरिए किए गए अपराध को क्या कहते हैं? नेट क्राइम भी कहा जाता है। और साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम भी एक तरह का डाटा क्षति करना, डाटा व्यक्तिगत पर्सनल डाटा, उसके उदाहरण देखते हैं आगे। पहले इसको पॉइंट को देख लेते हैं। साइबर क्राइम में कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा को नुकसान पहुंचाना। साइबर क्राइम में क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा को नुकसान पहुंचाना और नेटवर्क या डाटा का प्रयोग किसी अन्य अपराध में शामिल भी करना। यहाँ कंप्यूटर और नेटवर्क और डाटा का क्या करना? दूसरे अपराध में शामिल भी करना और डाटा चुराना भी साइबर क्राइम कहलाता है। साइबर क्राइम के उदाहरण क्या क्या है? यहाँ पर अनऑथराइज्ड यूजर का प्रयोग करना, नेटवर्क पर क्या अनऑथराइज्ड अधिकृत तौर पर तैयार यूज करना, जो उसके गलत उपयोग के लिए यूज करता है। अनऑथराइज्ड यूजर्स जिसको ऑथराइज नहीं करते हैं कंपनी नेटवर्क, फिर भी उसको यूज करना, ये क्राइम है। कंप्यूटर तथा नेटवर्क का प्रयोग कर व्यक्तिगत यानी पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त सूचना प्राप्त करना। क्या करना? नेटवर्क का प्रयोग करके किसी की पर्सनल और गुप्त सूचना को व्यक्तिगत और गुप्त सूचना को प्राप्त करना, यह भी एक तरह का क्राइम है। नेटवर्क तथा सूचना को नुकसान पहुंचाना, नेटवर्क और सूचना को नुकसान पहुंचाना, बड़ी संख्या में ईमेल भेजना, ईमेल बॉम्बिंग मतलब बड़ी संख्या में ईमेल भेजना, मेल पे मेल, मेल या फिर स्पैम मेल भेजना, ये क्या होता है? साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। वायरस द्वारा कंप्यूटर तथा डाटा को नुकसान पहुंचाना,
क्या करते ईमेल द्वारा किसी भी और तरीके से वायरस द्वारा डाटा कंप्यूटर को डाटा से नुकसान पहुंचाना, कंप्यूटर तथा डाटा को नुकसान पहुंचाना क्या करता है, एक तरह का क्राइम होता है। इंटरनेट का उपयोग कर आर्थिक अपराध यानी फाइनेंशियल फ्रॉड करना, जैसे कि फ्रॉड, जैसे बैंक के नाम पे ठगी करना, या फिर टीकाकरण आया जो जो आगे आता जाता है, आयुष्मान कार्ड, इस तरह के कार्ड या कुछ भी योजनाएं के नाम पर ठगी करना, आर्थिक अपराध, ये भी क्या है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। किसी को फोन पे से नंबर मांगकर उसका पैसे हड़पना, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। और इंटरनेट पर गैर कानूनी या असामाजिक तथ्य या चित्र को प्रदर्शित करना, जो इंटरनेट पर गैर कानूनी सामाजिक तथ्य हो, जैसे सामाजिक फैक्ट्स, असामाजिक फैक्ट्स तथा चित्र को प्रदर्शित करना भी एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। अब क्या है, साइबर अपराध से बचने के क्या उपाय, वे टू साइबर अपराध, वे टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से बच कैसे सकते हैं? साइबर क्राइम से लॉगिन आईडी या पासवर्ड सुरक्षित रखता है और समय समय पर इसे भी बदलते रहना चाहिए। लॉगिन आईडी जो रहता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, उसको वो सुरक्षित रखता है और उसे समय समय पर बदलते रहना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए। फायरवॉल का प्रयोग करना चाहिए। डाटा की बैकअप कॉपी रखना चाहिए। क्या है कि डाटा अगर नष्ट कर दिया तो उसकी बैकअप कॉपी होने से हमारे पास डाटा सुरक्षित रह जाएगा, इसलिए डाटा की बैकअप कॉपी रखना चाहिए। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना चाहिए। डाटा को गुप्त कोड यानी इनक्रिप्टेड फॉर्म में बदल कर भेजना और प्राप्त करना चाहिए, ताकि वो सामने वाला उसे हैक ना कर सके कंप्यूटर को, इसलिए गुप्त कोड में बदलकर डाटा को भेजना और प्राप्त करना चाहिए। अब अगला क्या है, साइबर कंप्यूटर सुरक्षा। कंप्यूटर सुरक्षा कैसे रखते हैं? कंप्यूटर की सुरक्षा, कंप्यूटर का सुरक्षा से यह तात्पर्य है कि स्टोर किए गए डाटा तथा नेटवर्क द्वारा स्थानांतरित किए गए डाटा की सुरक्षा से है। तो कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाकर, जैसे कि डाटा का अनधिकृत यूज उपयोग किया जाता है, जैसे अनऑथराइज्ड द्वारा यूज किया जाता है, तो उससे बचाने के लिए पासवर्ड लगाना चाहिए। उपयोगकर्ता की पहचान और निजी जानकारी जैसे कि पासवर्ड आदि प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उसको किसी और तक नहीं बताना चाहिए उसे पासवर्ड। डाटा में अनावश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, डाटा में अनावश्यक परिवर्तन किया जा सकता है और डाटा को नष्ट किया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार का, किसी भी कंप्यूटर की जानकारी किसी अन्य को नहीं देना चाहिए, ताकि डाटा का अनावश्यक प्रयोग ना कर सके, परिवर्तन ना कर सके, नष्ट ना कर सके। और किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रन को रोका जा सकता है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम रन करने से पहले उस पर उसकी परमिशन को ध्यान में रखते हुए उसे इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है, ये कंप्यूटर सुरक्षा हो जाती है। अब स्पैम, स्पैम क्या है? स्पैम एक तरह का डाटा संदेश वाहक है। क्या है? स्पैम कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों का वांछित या अवैध रूप से भेजा गया संदेश वाहक है। संदेश स्पैम कहलाता है ना, संदेश स्पैम कहलाता है। और संदेश, स्पैम संदेश से डाटा को हैक किया जा सकता है, जैसे कि नेटवर्क के दुरुपयोग के रूप में जाना जाता है। ईमेल संदेश का अभेदकारी वितरण है, जो कि ईमेल तंत्र में सदस्यता के ओवरलैपिंग के कारण संभव हो पाता है। स्पैम सामान्यतः कंप्यूटर नेटवर्क तथा डाटा को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। स्पैम क्या करता है, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता कंप्यूटर नेटवर्क या डाटा को, लेकिन वास्तव में स्पैम एक छोटा प्रोग्राम है जिसे हजारों की संख्या में इंटरनेट पर भेजा जाता है, ताकि वे इंटरनेट उपयोगकर्ता की साइट पर बार बार प्रदर्शित हो सके। क्या करता, बार बार प्रदर्शित हो सके। और स्पैम, स्पैम मुख्यतः विज्ञापन होते हैं और जिसे सामान्यतः लोग देखना नहीं चाहते, अतः इसे बार बार भेजकर उपयोगकर्ता का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। स्पैम से क्या करते हैं, ध्यान आकृष्ट करने के लिए स्पैम को भेजते हैं, ताकि वो बार बार प्रदर्शित हो और उससे जो यूजर है उसका ध्यान आकर्षित हो। और कई बार ऐसे मेल आईडी में स्पैम मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं विज्ञापन वाले, जो क्लाइंट के, जो उपयोगकर्ता का ध्यान भटकाता है। तो चूंकि स्पैम भेजने का खर्च उपयोगकर्ता
और सर्विस प्रोवाइडर पर पड़ता है। जो स्पैम भेजने का खर्चा जो है वो खर्च जो है वो क्लाइंट और प्रोवाइडर पर पड़ता है। तो अतः इसे विज्ञापन को एक सस्ते माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है और इंटरनेट की विशालता के कारण स्पैम भेजने वाले स्पैमर को पकड़ पाना कठिन होता है। इसमें स्पैमर स्पैमर को पकड़ पाना कठिन होता है और इसमें स्पैम फिल्टर या एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर इससे बचा जा सकता है। स्पैम से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर या फिर स्पैम फिल्टर द्वारा उससे बचा जा सकता है, इस स्पैम फाइलों से जो मेल आईडी पर आती है, लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर भी शुल्क देना पड़ सकता है, इसलिए हम नहीं बच पाते इतना। अब कुकीज क्या है? कुकीज क्या है? जब हम वेब ब्राउज़र की सहायता से किसी वेबसाइट का उपयोग करते हैं, तो उसमें वेबसाइट का सर्वर एक संक्षिप्त डाटा फाइल उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को भेजता है, तो कुकीज वहाँ सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? कुकीज वहाँ सॉफ्टवेयर होता है। या जो वेबसाइट का उपयोग करते हैं और वेबसाइट पर का सर्वर एक संक्षिप्त डाटा फाइल को उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को भेजता है। उपयोगकर्ता की जो ब्राउज़र के पास जो डाटा भेजता है ना, संक्षिप्त डाटा, वो कुकीज एक सॉफ्टवेयर है और जिसके द्वारा कई वेबसाइट कुछ सूचना उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है और कुकीज उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना पर्दे के पीछे काम करता है और इसके द्वारा सर्वर उपयोगकर्ता की प्राथमिकता तथा उसके द्वारा खोजी गई वेबसाइटों का विवरण वेब ब्राउज़र पर संग्रहित करता। अगर वही उपयोगकर्ता उसी वेबसाइट पर दोबारा जाता तो सर्वर कुकीज के माध्यम से उसकी प्राथमिकता और वेबसाइट की प्रस्तुत करता है का प्रस्तुत करता और कुछ वेबसाइट उपयोगकर्ता यानी यूजर नेम तथा पासवर्ड को याद रखता है, जिससे बार-बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार कुकीज इंटरनेट के उपयोग को आसान बनाता है और कुकीज सामान्यतः कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। कुकीज कुकीज क्या करते हैं? नुकसान नहीं पहुंचाते। कुकीज क्या करते हैं? एक तरह से जैसे हम कुछ डाटा देख रहे हैं फेसबुक पर, हम जैसे कि हमारी पसंद के वीडियोस देख रहे हैं, तो कुकीज जो है वो आगे से क्या करता है कि इसकी जो पसंद है उसी टाइप के है ना, सेम वो कुकीज पर्दे के पीछे रहकर हमारी जो पसंद है उसको जानकर उसी टाइप के वीडियोस वगैरह वो प्रदान करेगा, है ना, उपलब्ध कराएगा। वेबसाइट पर अगर सर्च करेंगे तो क्या सर्च ज्यादा करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ हमें हमें उपलब्ध कराएगा हर बार। अगर हम अलग सर्च करेंगे तो अलग, बाकी बिना सर्च किए भी हमारी पसंद के पसंद की जानकारी ही वहाँ उपलब्ध कराते रहेगा। ये कुकीज का काम करता है। कुकीज क्या पर्दे के पीछे रहकर हमारी जानकारी, हमारी पसंद जान लेता है और उसमें उस टाइप की जानकारी हमें प्रदान करता है, उपलब्ध कराता है। और कुकीज है ना, कुछ कुछ वेबसाइट के उपयोगकर्ता की यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड भी जान लेता है। क्या करता है? यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड भी जान लेता है ताकि हर बार उसको लॉगिन के लिए पासवर्ड ना ढूंढना पड़े और उसे उससे हम लॉगिन कर सकें। ऐसा कुकी सामान्यतः कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन रुचि अनुरूप वेबसाइट का विज्ञापन भेजने के लिए किया जाता है। उपयोगकर्ता को रुचि अनुरूप विज्ञापन भेजने का, वेबसाइट पर विज्ञापन भेजने का कार्य भी कुकीज करता है। जिसका जो रुचि है उस टाइप से वेबसाइट पर वो विज्ञापन भी भेजता है कुकीज। दूसरी तरफ हम कुकीज उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत सूचना तथा उसके द्वारा देखी गई वेबसाइटों का विवरण रखकर गोपनीयता को खत्म करते हैं। हम वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय कुकीज को चालू या बंद कर सकते हैं। हम जो वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, उस समय हम कुकीज को बंद या चालू रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या हमारे पास? प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? यह स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ ऐसा सर्वर है जो अपने साथ जुड़े हुए कंप्यूटरों के नेट इंटरनेट से जुड़ने के अनुरोध की निर्धारित नियमों के अनुसार जांच करता है और नियम अनुसार सही पाए जाने पर ही उसे मुख्य सर्वर को भेजता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? जो हमारे पास कंप्यूटर का इंटरनेट से जो जुड़ने का जो सर्वर है, उस सर्वर के नियम के अनुसार वहाँ जांच करता है और जांच करने के बाद वहाँ पर सही पाए जाने पर मुख्य सर्वर से क्या करता है? वो कनेक्ट करता है।
और इस प्रकार यहाँ मुख्य सर्वर तथा उपयोगकर्ता के बीच फिल्टर का कार्य करता है। क्या करता है? फिल्टर का कार्य तथा अनऑथराइज्ड यूजर से नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान भी करता है। प्रॉक्सी सर्वर जो है जो क्या है? अनऑथराइज्ड मतलब उपयोगकर्ता अनाधिकृत अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से नेटवर्क की सुरक्षा प्रदान करता है। प्रॉक्सी सर्वर हार्डवेयर यानी कंप्यूटर एक सिस्टम कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। और प्रॉक्सी सर्वर के उद्देश्य जैसे कि प्रॉक्सी सर्वर के उद्देश्य क्या क्या है? वो वांछित वेब पेज या वेबसाइट को प्रतिबंधित करता है। ठीक है। मालवेयर या वायरस पर नियंत्रण रखता है। मुख्य सर्वर की गोपनीयता बनाए रखता है। डाटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाता है और वर्गीकृत डाटा यानी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को भी सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है? प्रॉक्सी नेटवर्क। प्रॉक्सी नेटवर्क के बारे में जानकारी को आप अच्छे से याद रखेगा। ये क्या क्या कार्य करता है, उदाहरण इनके याद रखेगा, क्योंकि ज्यादा बार डबल डबल पढ़ने से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसे याद रखेगा, भले डबल रिवीजन से देख लीजिएगा। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल यह एक डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत व्यक्तियों ने अनऑथराइज्ड यूजर्स का प्रवेश रोकता है। फायरवॉल क्या करता है? किसी अनऑथराइज्ड यूजर्स को कंप्यूटर या नेटवर्क में आने से रोकता है, प्रवेश से रोकता है। जबकि जब अधिकृत उपयोगकर्ता को कंप्यूटर नेटवर्क या डाटा उपयोग करने देता है, तो इस प्रकार की फायरवॉल किसी कंप्यूटर या डाटा या स्थानीय नेटवर्क को अनधिकृत उपयोगकर्ता से सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि उपयोगकर्ता को वहां डाटा यूज कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा उपयोग करने देता है, जबकि अनधिकृत को वहां प्रवेश से रोकता है। उसके कारण है उसमें जो लॉक लगे होते हैं उसको अनऑथराइज्ड यूजर्स को प्रदान नहीं करता है, और ऑथराइज्ड यूजर्स को याद भी रहते हैं और उसको हिंट भी पता रहता है। इस तरह से हिंट भी देना पड़ता है पासवर्ड के लिए। तो हिंट से भी ऑथराइज्ड यूजर्स को पकड़ में पासवर्ड आ जाता है और ऑथराइज्ड को कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा उपयोग करने देता है, जबकि अनऑथराइज्ड को नहीं यूज करने देता। कौन? फायरवॉल यह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या दोनों के रूप में हो सकता है। फायरवॉल जो है दोनों के रूप में हो सकता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के रूप में। अब क्या करता है ये? वायरस, वर्म और हैकर आदि से सुरक्षा प्रदान करता है फायरवॉल। अब फायरवॉल किस किस से सुरक्षा प्रदान करता है? अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो कंप्यूटर को नेटवर्क के खतरों से जैसे वायरस, वर्म, हैकर से बचाता है। कौन? तो फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या करता है? किसी लोकल एरिया नेटवर्क या स्थानीय नेटवर्क को इंटरनेट की सुरक्षा में खामियों से भी बचाता है, जैसे कि इनकमिंग डाटा की जांच करता है। यूजरनेम और पासवर्ड के जरिए अनऑथराइज्ड यूजर्स को ही नेटवर्क का प्रयोग करने देता है। अधिकृत मतलब ऑथराइज्ड यूजर्स को ही नेटवर्क का प्रयोग करने देता है, अन्यथा नहीं करने देता है। कौन? फायरवॉल। यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए ही ऑथराइज्ड यूजर्स को नेटवर्क का प्रयोग करने दिया जाता है, किसी और को नहीं करने देगा। इनकमिंग डाटा की भी जांच करता है और इंटरनेट पर लोकल एरिया नेटवर्क की गोपनीयता भी बनाए रखता है। फायरवॉल क्या क्या करता है? इतना। ठीक है। अगला बिंदु है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी वैध प्रोग्राम को के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है और अपनी कॉपी स्वयं बनाकर उसे फैलने में मदद करता है। जैसे कि यहाँ डाटा को मिटाने का और करप्ट करने ना खराब करने और उसमें परिवर्तन करने का कार्य करता है। कंप्यूटर वायरस क्या करता है? डाटा को मिटाने, करप्ट करने और परिवर्तन करने का कार्य करता है। यहाँ पर हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश कर डिस्क की क्षमता को कम करता है। हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश कर हार्ड डिस्क की क्षमता को कम करता है तथा कंप्यूटर की गति को धीमा कर देता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चलने से रोक सकता है। क्या करता है ये वायरस? हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में जाकर बूट सेक्टर को की क्षमता को धीमी कर देता है
और कंप्यूटर की गति को भी धीमी कर देता है, स्पीड को भी, और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चलने से रोक सकता है। ये सब कंप्यूटर वायरस कर सकता है। ये ईमेल के थ्रू आ सकता है, या मेमोरी या पेन ड्राइव। आप आगे देखते हैं क्या क्या है। ठीक है। किसी प्रोग्राम को किसी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक कि उस प्रोग्राम को चलाया ना जाए। ये क्या करता है, ये वायरस स्वयं नहीं आता, इसके साथ प्रोग्राम आता है कुछ भी, है ना, या फिर कुछ डाटा आता है, तो वो जब तक सक्रिय नहीं, जब तक वायरस एक्टिव नहीं होता, जबकि उस प्रोग्राम को चलाया ना जाए। ठीक है। वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता। वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता, जबकि उस मैसेज में जो ईमेल मैसेज आया ना, उसके साथ जो अटैच होकर आया है ना, तो जो अटैच फाइल है, जो फाइल आई है, उस फाइल को ओपन करने के बाद एक्टिव होता है वायरस। क्या करता है, ईमेल पर आने वाला वायरस ईमेल अटैचमेंट के खोलने पर सक्रिय होता है। ऐसे ही नहीं होता, ईमेल मैसेज से केवल नहीं सक्रिय होता। वायरस क्या करता है, जो फाइल आई है उसको ओपन करने के बाद, उसको खोलने के बाद तब एक्टिव होता है, और वायरस सक्रिय होता है, तब वायरस सक्रिय होता है। ठीक है। तो वहाँ कंप्यूटर मेमोरी में स्वयं को स्थापित कर लेता है। क्या कर लेता है, खोलते हैं, ओपन करते हैं हम उस फाइल को, तो वहाँ कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर में स्वयं को स्थापित कर लेता है। फिर मेमोरी के खाली स्थान में फैलने लगता है। क्या करता है, धीरे धीरे मेमोरी का जो खाली स्थान रहता है उसमें फैलने लगता है। कुछ वायरस स्वयं को कंप्यूटर के बूट सेक्टर से जोड़ लेते हैं। बूट सेक्टर को जोड़ लेते हैं तो वह उससे हार्ड डिस्क की धीमी गति कर देते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर जितनी बार बूट करता है तो वायरस उतना ही ज्यादा फैलता है। क्या करता है, जितनी बार कंप्यूटर बूट करता है वायरस उतनी ज्यादा अधिक तेजी से फैलता है, और कई वायरस काफी समय पश्चात भी डाटा और प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। काफी समय पश्चात भी वहां नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, जब तक कि उस फाइल को जैसे ही ओपन करेंगे वहां वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए वायरस एक्टिवेट होने के बाद वहाँ कंप्यूटर के खाली स्पेस में फैलने लगता है। अब देख, कंप्यूटर वायरस मुख्यतः कहाँ कहाँ से आता है। कंप्यूटर वायरस इंटरनेट से आ सकता है। इंटरनेट में क्या क्या रहता है, ईमेल, गेम, इंटरनेट फाइल या वेब ब्राउजर जो भी है, उनसे हमारे पास जो जो डाटा इनपुट होता है उसके थ्रू आ सकता है कंप्यूटर वायरस। और दूसरा, मेमोरी उपकरण जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, पेन ड्राइव आदि के सहारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रवेश करता है। और इंटरनेट फाइल डाउनलोड करने पर उसके साथ लगा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है। जो इंटरनेट पर फाइल डाउनलोड करते हैं ना कोई सी भी, उसके साथ अगर वायरस लगा है तो वो वायरस भी एक्टिवेट होके प्रभाव करेगा। तो वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। वायरस कैसा है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो धीरे धीरे कंप्यूटर को नष्ट करता है। जैसे किसी व्यक्ति को कुछ बीमारी लग गई, तो वो वायरस से बीमारी लगे तो वो धीरे धीरे शरीर को खाता है, शरीर को धीरे धीरे कमजोर बनाता है। ऐसे ही वायरस क्या करता है, कंप्यूटर को धीरे धीरे उसकी कमजोरी को पकड़कर वहां उस पर हावी होता है कंप्यूटर पर, यानी वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और अतः यहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता, हार्डवेयर प्रभावित नहीं होता है। वायरस से हार्डवेयर प्रभावित नहीं होता, माउस और कीबोर्ड और ये नहीं प्रभावित होंगे। होगा तो क्या होगा, कंप्यूटर होगा, सीपीयू, है ना। तो वायरस मेमोरी में घुसकर स्वयं को स्थापित करता है। वायरस मेमोरी में घुसकर स्वयं को स्थापित करता है, और उससे फिर धीरे धीरे उस पर हावी होकर उसे हैंग करने लगता है। तो अतः यहाँ राइट प्रोटेक्ट मेमोरी या कंप्रेस्ड मेमोरी को प्रभावित नहीं कर सकता है। वायरस जो है राइट प्रोटेक्ट मेमोरी या कंप्रेस्ड में फाइल डाटा को नहीं कर सकता, वो कंप्रेस्ड डाटा फाइल को प्रभावित नहीं करता, और राइट प्रोटेक्ट को। अब इसके वायरस का कंप्यूटर पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसे देखते हैं। वायरस का कंप्यूटर पर प्रभाव, जैसे कि कोई कंप्यूटर वायरस से प्रभावित होता है या नहीं भी होता है। कोई कोई कंप्यूटर वायरस से प्रभावित होते हैं या नहीं भी होते। जैसे कि लक्षणों से पहचाना जाता है, वायरस कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड को धीमा कर देता है। कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है ना, कंप्यूटर की गति को धीमा कर देता है, और कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है वायरस से। तीसरा क्या है हमारे पास, कंप्यूटर मेमोरी की सही स्थिति तथा साइज नहीं बताता। कंप्यूटर क्या करता, मेमोरी की सही स्थिति और साइज नहीं बताता, उसमें खाली स्पेस होने के बाद भी वहां भरी हुई बताता। ये वायरस के लक्षण है उसमें। कुछ प्रोग्राम
कंप्यूटर पर चल नहीं पाते, कुछ प्रोग्राम जो रहते हैं वो कंप्यूटर पर चल नहीं पाते हैं और कभी-कभी क्या कुछ फाइलें जैसे मेमोरी में रहती हैं, वो डिलीट नहीं कर पाते वायरस के कारण। तो वो थोड़ा बहुत हिंट देते जाता है, जैसे-जैसे वायरस घुसता है वैसे-वैसे। तो कंप्यूटर मेमोरी में स्थित कुछ फाइलें प्रभावित होती हैं तथा उनका डाटा दूषित हो जाता है, करप्ट हो जाता है। तो इसके 3 भागों में बाँटा गया, कंप्यूटर वायरस को 3 भागों में बाँटा गया, किस-किस पर? एक तो प्रोग्राम को, दूसरा बूट बूट सेक्टर को करता है और तीसरा क्या मल्टी पार्टाइट वायरस है ना? मल्टी पार्टाइट वायरस हो सकता है। प्रोग्राम वायरस प्रोग्रामिंग को करता है, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस को नुकसान पहुँचाता है। बूट है ना, बूट हार्ड डिस्क और मेमोरी में जो डाटा स्टोर रहता है उसे, और पार्टाइट में ओल्ड टाइप जैसे इंटरनेट वगैरह उसको प्रभावित करता है। तो प्रोग्राम वायरस प्रोग्राम फाइलों को प्रभावित करता है, जबकि बूट वायरस बूट रिकॉर्ड फाइल एलोकेशन टेबल और पार्टी टेबल को प्रभावित करता है। अब आगे है हमारे पास अगला क्या है, वर्म। वर्म क्या करता है, कंप्यूटर वायरस से जो खुद ही कॉपी बनाता है और कंप्यूटर मेमोरी में हार्ड डिस्क में खाली स्थान पर भरने लगता है। और वर्म वायरस किसी भी प्रोग्राम से जुड़े बिना नेटवर्किंग की सुरक्षा खामियों का उपयोग कर फैलने लगता है और डाटा और फाइलों की खाली स्पेस किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। डाटा और फाइलों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता, लेकिन जो खाली स्पेस है मेमोरी में, उस स्थान को भरते जाता है। भरते-भरते वो इस तरह से मेमोरी को करप्ट कर देता है कि मेमोरी को क्रैश कर देता है। इतनी स्पीड इतना भरता है कि वो मेमोरी को क्रैश कर देता है और कंप्यूटर की गति को भी धीमी कर देता है। ये वर्म का काम है। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर भी एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम से छेड़छाड़ करता है तथा उसे नुकसान पहुंचाता है। इसके जो सभी उदाहरण हैं, जैसे वायरस के सभी उदाहरण वर्म, ट्रोजन हॉर्स और स्पाइवर आदि मालवेयर के उदाहरण है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? ट्रोजन हॉर्स जैसे कि यह गेम और यूटिलिटी प्रोग्राम की तरह का प्रस्तुत करता है और इसमें सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है। और ट्रोजन हॉर्स पृष्ठभूमि में कोई अन्य कार्य संपादित करता है तो वहाँ क्या करता है, अनऑथराइज्ड पर्सन्स को कंप्यूटर की सूचना तक पहुंचने के लिए उनका इस्तेमाल करता है। और ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता है। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता और ये स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे गेम और यूटिलिटी प्रोग्राम की आदि की तरफ प्रस्तुत करता है, लेकिन उसमें धीरे-धीरे उस कंप्यूटर को हैक कर वह उसमें वो कंप्यूटर की गति को धीमी करता है और उसमें सूचनाओं तक गोपनीय सूचनाओं तक पहुंचता है। कीलॉगर क्या कहलाता है? कीलॉगर क्या होता है कि कंप्यूटर में जो दबाए गए बटन जो लोग, और जैसे कि पासवर्ड और सूचना कोड के लिए जो कीबोर्ड यूज करते हैं हम, जैसे कि यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए, तो उन बटनों को वो क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है, याद रखता है, रिकॉर्ड रखता है। और रिकॉर्ड रखता है तो ये स्पाइवेयर का एक ही प्रकार है और इसे उपयोगकर्ता की सूचना के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता है। और ये क्या करता है, फिर जिसने इस कीलॉगर सॉफ्टवेयर बनाया उस तक वो यूजर के बगैर ऑथराइज्ड यूजर के बगैर वहाँ कीलॉगर अपना आईडी और पासवर्ड और सब उसको दे देता है ना? जिसे जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उसका। स्पाईवेयर क्या है? ये भी द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के विरुद्ध जासूस का कार्य करता है। क्या करता है? स्पाईवेयर जासूस का कार्य करता है और द्वेषपूर्ण प्रोग्राम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर के उपयोग के बारे में छोटी-छोटी सूचना, ईमेल संदेश, यूजरनेम, पासवर्ड, पूर्व में देखी गई वेबसाइटों का विवरण इकट्ठा करता है। और ये भी क्या करता है, कीलॉगर की तरह कार्य करता है। वेबसाइट का विवरण, पासवर्ड, सभी यूजर आईडी सभी उसको क्या करता है, याद रखता है और वहाँ उसको जिसने बनाया गया उसके पास फॉरवर्ड करता है। इससे क्या कंप्यूटर हैक होता है और उसमें कंप्यूटर के साथ वो छेड़खानी कर सकता है। ठीक है। अब क्या करता है, यूजर के साथ सब छेड़खानी कर सकता है स्पाइवर और कीलॉगर से। तो अब कुछ कंपनियां क्या करती, जानबूझकर अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए, नजर रखने के लिए जानबूझकर क्या करती, स्पाईवेयर वायरस का प्रयोग करती है। उससे क्या होता है कि वो सामने वाला व्यक्ति क्या कर चला रहा है, उस सिस्टम, उसके जो कंपनी में सिस्टम है उस पर क्या चला रहा है,
और जो बाहरी कंपनी से बाहर जाने के बाद क्या चलाता है, उस पर जानबूझकर नज़र रखने के लिए कुछ कंपनियाँ इसका इस्तेमाल करती है, इस स्पाईवेयर का। लेकिन वो गलत है, फिर भी वो उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास हैकर। हैकर का वास्तविक अर्थ है किसी तंत्र या प्रणाली की कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति। किसी भी कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? हैकर कहलाता है। तो हैकर वह व्यक्ति होता है जो सॉफ्टवेयर नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उनका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डाटा का अनधिकृत उपयोग करने के लिए करता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर और नेटवर्क की खामियों को उजागर करना करता है, उसमें जो आर्थिक लाभ के लिए करता है कोई नेटवर्क, जैसे कि नेटवर्क में घुसकर सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने की कोशिश को क्या कहते हैं हम? प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। नेटवर्क में घुसकर डाटा और सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने वाला क्या हैकिंग कहलाता है। तो हैकिंग के कारण भी अधिकृत उपयोगकर्ता नेटवर्क और संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाता, इसलिए डेनियल ऑफ सर्विस भी कहते हैं। क्या करते हैं हैकिंग के कारण जो अधिकृत उपयोग करता है ना, वो नेटवर्क और संसाधनों का उपयोग सही से नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं? डेनियल ऑफ सर्विस। यानी हैकर्स के कारण वो साइट हैक होती तो वो उपयोगकर्ता जो है वो सही से नेटवर्क और संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाता, इसलिए उसे डेनियल ऑफ सर्विस कहलाता है। अब हैकर भी कई श्रेणियों के आते हैं। हैकर कई श्रेणियों के आते हैं, जैसे कि इस नेटवर्क की सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए उनका पता लगाने के लिए कौन सा हैकर रहता है? व्हाइट हैट हैकर, जो सुरक्षा के लिए करता है, नेटवर्क की सुरक्षा और कमियों को लेके। अब दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर को उपयोग के लिए जारी कर दिया, उससे पहले क्या उसमें कमियाँ, सॉफ्टवेयर कोई सा भी रिलीज़ करने से पहले उसमें कमियाँ को उजागर करने वाला हैकर कौन-सा? ब्लू हैट हैकर होता है। वो ब्लू हैट हैकर और व्हाइट हैट हैकर क्या सुरक्षा के लिए रखता है, और जो अवैध काम करता है खराब, जो 2 नंबर काम, वो कौन? ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर क्या करता है? किसी भी डाटा को अवांछित जानकारी से उस वो भी किसी से भी पैसा वसूलना, ये काम करता है ब्लैक हैट हैकर। और व्हाइट हैट हैकर अच्छे काम करता है। ब्लू हैट हैकर जो प्रोग्राम की कमियां निकालता है वो भी अच्छा ही काम करता है। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास? क्रैकर। क्रैकर क्या होता है? कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर अनधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर उनका इस्तेमाल किया किसी अवैध कार्य के लिए करने वाला क्रैकर कहलाता है। इन्हें ब्लैक हैट हैकर भी कहते हैं। क्रैकर क्या है? ब्लैक हैट हैकर का कार्य, जो गलत काम करता है। क्या करता है? हैकर या क्रैकर का प्रयोग एक ही संदर्भ में किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर या नेटवर्क प्रणाली में कमियों को उजागर करना और उसमें अपराध और आर्थिक लाभ के लिए कुछ भी करना। वो क्या है? क्रैकर या ब्लैक हैट हैकर। अब पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है? पासवर्ड क्रैकिंग जैसे कि कंप्यूटर तथा नेटवर्क का पासवर्ड कोडेड फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। कंप्यूटर तथा नेटवर्क का पासवर्ड जो है वो कोडेड फॉर्म में स्टोर होता है। तो क्रैकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से कोडेड पासवर्ड का पता लगा लेता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से क्रैकर क्या करता है? कोडेड पासवर्ड का पता लगा लेता है। तो इसका प्रयोग अवैध कार्य तथा अनधिकृत उपयोग के लिए करते हैं, इसीलिए पासवर्ड क्रैकर एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जो वायरस वाला है, जो क्या करता है? गलत तरीके से यूज करते हैं और पासवर्ड का पता लगा लेते हैं ना। पासवर्ड क्रैकिंग भी एक तरह का वायरस है जो ब्लैक हैट हैकर की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब पैकेट स्निफिंग स्निफिंग ठीक है। पैकेट स्निफिंग क्या करता है? इंटरनेट पर डाटा को पैकेट में बांटा जाता है और डाटा पैकेट्स को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उसकी पहचान कर उसे रिकॉर्ड पर लेना पैकेट स्निफिंग कहलाता है। गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उसकी पहचान कर उसे रिकॉर्ड पर ले लेना पैकेट स्निफिंग कहलाता है। इंटरनेट पर जो डाटा पैकेट भेजा जाता है ना, उसको गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले उसकी पहचान कर उसको रिकॉर्ड में ले लेना क्या कहलाता है? स्निफिंग। अब पेज, अगला क्या है हमारे पास? पेज। पेज क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा उपयोग के लिए जारी किया गया सॉफ्टवेयर में कई खामियां होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा उपयोग के लिए जारी सॉफ्टवेयर में कई खामियां होती है, उसके लिए पेज का उपयोग करता है, जिनका फायदा हैकर और क्रैकर उठाते हैं। पेज का फायदा कौन कौन उठाते हैं? हैकर और
क्रैकर उठाते हैं। क्या है कि ये देख, कंपनियों द्वारा उपयोग के लिए जारी सॉफ्टवेयर में क्या खामियां है क्या नहीं, उसका जो उसके पता के लिए वो पेच लगाते हैं, है ना। कंप्यूटर जो कंपनियों में सॉफ्टवेयर चलते हैं उनकी कमियों के सुधार के लिए समय समय पर छोटे प्रोग्राम जारी किए जाते हैं, तो उसका पता लगाने के लिए कि सुधार की कमियां क्या है, कमियां और सुधार किया जा सके। तो उसका फायदा कौन उठाते हैं? हैकर और क्रैकर उठाते हैं। तो ये पेज सॉफ्टवेयर मुख्यतः सॉफ्टवेयर के साथ साथ ही कार्य करते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर के साथ ही कार्य करते हैं, लेकिन इनकी कमियों के कारण हैकर और क्रैकर को भी थोड़ा फायदा मिल जाता है, जिससे वो इस सॉफ्टवेयर में घुस सकते हैं। पेज क्या कंपनियों के जो कार्य में उसमें सुधार के लिए बताता है, ठीक है। स्क्वायरवेयर, स्क्वायरवेयर क्या है ये? यह एक वायरस का प्रकार है जो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को प्रभावित करता है, और इसमें इंटरनेट से जुड़े उपयोगकर्ता को कोई फ्री एंटीवायरस या फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है, और यहाँ एक अधिकृत सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, परंतु इसे डाउनलोड करते ही वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। ये स्क्वेयरवेयर होता है। जैसे कि जब भारत में पबजी बंद हो गया था, ठीक है, तो किसी स्क्वेयरवेयर से अगर डाउनलोड कर रहे हैं पबजी, तो वो क्या करता है, डाउनलोड की तो लालच देता है, लेकिन उसके साथ सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और वो डाउनलोड भी कर लेते हैं। लेकिन उसके डाउनलोड में ओपन करने के बाद क्या होता है, वो वायरस में बदल जाता है और वो कंप्यूटर को हैक कर सकता है, हैक करता है। ये स्कैरर सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरह कई बार गेमिंग या कोई फ्री ऐप से जो पेड ऐप है ना, उनको फ्री में चलाने के लिए हम स्क्वेयर का शिकार हो सकते हैं, फ्री में चलाने के लालच के चक्कर में। ये लालच देता है और फ्री में ऐप्स के चक्कर में हमें हमारे सिस्टम को हैक करता है। अब फिशिंग क्या है? इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ता की यूजर नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। तो फिशिंग क्या करता है? इसके लिए उपयोगकर्ता को झूठे ईमेल यानी फेक ईमेल संदेश भेजता है, और दिखने में वैध जैसे लगते हैं। क्या लगते हैं? लेगिटिमेट जैसे वेबसाइट से लगते हैं, वेबसाइट से आए हुए लगते हैं, दिखने में वैध वेबसाइट से आए हुए लगते हैं, ठीक है। और ईमेल या संदेश में उपयोगकर्ता को अपने यूजर नेम और लॉगिन आईडी या पासवर्ड या अन्य विवरण डालने को कहा जाता है। क्या करते हैं, वो जो वेबसाइट जानी पहचानी सी लगती है, वैध सी, तो उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड और आईडी, लॉगिन आईडी डालना का बताता है, या अन्य अन्य विवरण डालना, तो जिसके आधार पर उपयोगकर्ता की जो गुप्त सूचना है ना, गुप्त विवरण की जानकारी प्राप्त की जाती है। फिशिंग भी एक तरह का वायरस ही है। अब डिजिटल सिग्नेचर भी एक तरह का धोखेधड़ी में भी शिकार हो सकता है। जैसे कि यह कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने और उसकी स्वीकृति यानी अप्रूवल प्राप्त करने तथा किसी तथ्य को वेरीफाई करने की पद्धति क्या कहलाती है? डिजिटल नेटवर्क की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है, इसे डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए उसे अप्रूवल करते और वेरीफाई करने की पद्धति को क्या करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर पर स्टोर किए गए किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लिए बिना उस पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लिए बिना उस पर हस्ताक्षर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है। और डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कई जगह होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर किसी मैसेज या डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ जाता है और उसकी वैधता है ऑथेंटिसिटी प्रमाणित करता है। ऑथेंटिसिटी क्या करता है, प्रमाणित करता है। अब डिजिटल सिग्नेचर कंप्यूटर पर कोडेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और ताकि उसे अनधिकृत यूजर्स की पहुंच से दूर रखे। ई कॉमर्स और ई प्रशासन में इसका प्रयोग प्रचलित हो रहा है। ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस में इसका प्रयोग प्रचलित हो रहा है डिजिटल सिग्नेचर का। ओके, इसके बाद आया हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब वायरस तो आ गया हमारे पास, तो एंटीवायरस तो आना ही है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, जैसे कि कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न सॉफ्टवेयर वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो यह ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर में विद्यमान पूर्ण प्रोग्राम जैसे कि वायरस
मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म आदि की पहचान कर उन्हें नष्ट करता है। क्या करता है? उन्हें नष्ट करता है और वैध लेजिमेट सॉफ्टवेयर में घुसने से रोकता है। जो वैध लेजिटिमेट जो वेबसाइट दिखती है ना, जो जानी पहचानी सी वेबसाइट लगती है जिस पर लॉगिन और पासवर्ड वगैरह, वो वैध लेजिमेंट सॉफ्टवेयर को भी घुसने से रोकता है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ऑटो प्रोटेक्ट प्रोग्राम इस्तेमाल से पूर्व किसी सॉफ्टवेयर, ईमेल या इंटरनेट फाइल की जांच करता है। चौथा, वायरस पाए जाने पर उन्हें स्वयं नष्ट करता है। और यह किसी वायरस के सक्रिय होने पर तत्काल सूचित भी करता है। क्या करता है? कोई सा वायरस अगर एक्टिव हुआ तो तत्काल उसे इन्फॉर्म करेगा, उन्हें सूचित भी करता है यूजर को। और वायरस से मुक्त करने के लिए समय समय पर सिस्टम पर स्कैन द्वारा कंप्यूटर मेमोरी की जांच भी करता है। जांच भी करनी चाहिए हमें भी, और जांच करता भी है। जैसे जैसे नए नए वायरस प्रकाश में आते हैं, वैसे वैसे कंपनियां उसके लिए एंटीवायरस प्रोग्राम भी जारी करती है। और इस कारण यह जरूरी है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का समय समय पर नवीनीकरण करते रहना चाहिए और एंटीवायरस को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा सिस्टम हैक होने से वायरसों से बचा जा सके। क्योंकि एंटीवायरस किसी भी प्रोग्राम या फाइल को चालू किए जाने से पहले उसकी जांच करता है, अतः वहाँ कंप्यूटर के काम करने की गति को कम भी कर देता है। अतः वहाँ क्या, कंप्यूटर के काम करने की गति को कम भी कर देता है। वायरस समय समय पर प्रोग्राम और फाइलों को चालू किए जाने से पहले उसकी जांच करता है। क्या करता है? एंटीवायरस है कि प्रोग्राम या फाइल को चालू करने से पहले जांच करता है। इस कारण से कई बार कंप्यूटर की गति को थोड़ी बहुत धीमी कर देता है। अब वायरस की कंपनियां कौन कौन सी है? वायरस का सॉफ्टवेयर कौन कौन बनाते हैं? तो नॉर्टन का वायरस है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बिट डिफेंडर है, एमसीएफई, कैस्पारकिस, कैस्पर स्काई, एवीजी, सिनेमैटिक और अवेस्टा, ये वायरस की प्रचलित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। और इसके अलावा भी अभी कई सारे सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो उनकी लिस्ट भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम लिंक पर। अभी इतने इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रट लीजिएगा। ओके, इसके बाद हम इंटरनेट सिक्योरिटी देखते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या करता है? इंटरनेट सुरक्षा का अर्थ है कि नेटवर्क या नेटवर्क पर जो उपलब्ध डाटा और सूचना और सॉफ्टवेयर है, वो अनऑथराइज्ड व्यक्तियों से, यानी अनऑथराइज्ड यूजर्स से की पहुंच से दूर रखने के लिए, तो था केवल विश्वसनीय यूजर्स द्वारा ही उनका उपयोग किया जाने के लिए करते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी। जैसे कि इंटरनेट सुरक्षा के लिए तीन आधार है, जैसे कि उपयोगकर्ता के प्रामाणिकता की जांच करना, दूसरा की एक्सेस कंट्रोल करना, और तीसरा क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी उपयोगकर्ता को प्रमाणित की जांच करना, और तीसरा कंट्रोल। इंटरनेट सुरक्षा के लिए तीन प्रकार है, ठीक है। इंटरनेट सुरक्षा में पहला क्या करता है? उपयोगकर्ता के प्रामाणिकता की जांच लॉगिन आईडी और पासवर्ड और गुप्त कोड आदि के द्वारा किया जाता है, आदि के द्वारा ओपन किया जाता है, पहला, ठीक है। दूसरा क्या करता है हमारे पास? एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या करता है? एक कुछ विशेष डाटा या सूचना की उपलब्धता कुछ विशेष उपयोगकर्ता के लिए ही सुनिश्चित करना एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। कुछ विशेष डाटा या सूचना उपलब्धता जो कुछ विशेष उपयोगकर्ता, कुछ विशेष यूजर्स रहते हैं, उनके लिए ही एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। उसके लिए ही सुनिश्चित करना क्या कहलाता है? एक्सेस कंट्रोल। कुछ विशेष के लिए ही उपलब्ध ये एक्सेस यानी उसको परमिशन देने को एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। सभी को परमिशन नहीं, सभी को उपलब्ध नहीं कराता, ठीक है। विशेष डाटा किसी विशेष कुछ विशेष यूजर्स को ही उपलब्ध कराना परमिशन कहलाता है। तो ये क्या है? एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। तो उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट, ये भी एक्सेस कुछ विशेष यूजर्स को ही एक्सेस करने के लिए। आवाज की पहचान भी विशेष किसी विशेष के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आदि कुछ ऐसा किया जाता है जो एक्सेस कंट्रोल के अंतर्गत आता है। एक्सेस कंट्रोल के अंतर्गत क्या क्या आता है हमारे उसमें? उंगलियों के निशान, आवाज की पहचान और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आदि क्या आते हैं एक्सेस कंट्रोल। अब क्रिप्टोग्राफी
क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? सूचना या डाटा को इंटरनेट पर भेजने से पहले उसे गुप्त कोड में परिवर्तित करना तथा प्राप्तकर्ता द्वारा उसे प्रयोग से पूर्व सामान्य सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्या करता है? डाटा और सूचना को इंटरनेट पर भेजते हैं, पहले उसे गुप्त कोड में फिर परिवर्तित करते हैं, फिर प्राप्तकर्ता द्वारा क्या करते हैं? उसे पुनः सामान्य सूचना में परिवर्तित करते हैं। जो प्राप्त करता है ना, वो फिर उसको सामान्य सूचना में प्राप्त परिवर्तित करता है, उसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी। जैसे हमने किसी को फाइल भेजी, तो उसको गुप्त कोड में परिवर्तित करके भेजी। अब जो प्राप्त कर रहा है सामने वाला, वो उसे क्या फिर से परिवर्तित सामान्य सूचना में करके उसे देखना क्या कहलाता है? क्रिप्टोग्राफी। तो ये यहाँ इंटरनेट पर डाटा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार है, महत्वपूर्ण आधार है। सूचना या डाटा को गुप्त संदेशों में बदलने की जो प्रक्रिया है ना, एन्क्रिप्शन कहलाती है। सूचना तो या डाटा को गुप्त संदेशों में बदलने की जो प्रक्रिया है वो एन्क्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? एन्क्रिप्शन। जबकि एन्क्रिप्ट किए गए डाटा या सूचना को पुनः सामान्य सूचना में बदलना क्या? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हम इनक्रिप्शन करके सामने वाले को संदेश भेजते, डाटा भेजते, ठीक है। अब वो डिस्क्रिप्शन करके उसे देखेगा। तो ये होती है सामान्य सूचना क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी से डाटा स्थानांतरण के दौरान डाटा चोरी होने या लीक होने की संभावना नहीं रहती। क्या करते कि डाटा को हम लॉक करके इन्हें इनक्रिप्शन करके भेजते। इससे क्या होता है? डाटा लीक होने और चोरी होने की संभावना नहीं रहती। इंटरनेट सुरक्षा में शामिल होता है। इंटरनेट सुरक्षा में शामिल क्या-क्या होता है? सूचना, डाटा तथा संसाधन का उपयोग केवल अधिकृत व्यक्तियों के लिए शामिल होता है। अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है। डाटा और संसाधन अधिकृत व्यक्ति के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। और अगला क्या है? नेटवर्क पर भेजे गए डाटा के गंतव्य पर पहुंचने से पहले उसे रिकॉर्ड करने या छेड़छाड़ या परिवर्तन करने की संभावना नहीं होती है। ये होता है क्रिप्टोग्राफी का। अगला क्या है हमारे पास? यूजर आइडेंटिफिकेशन। यूजर आइडेंटिफिकेशन क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क पर अधिकृत यूजर की पहचान करना क्या यूजर आइडेंटिफिकेशन कहलाती है। और जो पहचान कर सत्यापित करता है उसे कहते हैं? ऑथेंटिकेशन कहलाती है। वो प्रक्रिया जो पहचान कर सत्यापित करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं हम? ऑथेंटिकेशन। और कंप्यूटर और नेटवर्क पर अधिकृत यानी ऑथेंटिक यूजर की पहचान करना क्या कहलाती है? यूजर आइडेंटिफिकेशन। अब यूजर नेम तथा पासवर्ड, इसमें पहला बिंदु क्या हमारे पास? यूजर नेम और पासवर्ड। जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड क्या है? ऑथेंटिक ऑथेंटिक यूजर्स यूज करता है, उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करना यानी आइडेंटिफिकेशन तथा उसे सत्यापित करने की सर्वाधिक प्रचलित विधि यूजर नेम और पासवर्ड की ही है। यूजर नेम और पासवर्ड ही ऐसी जो प्रचलित विधि है जो कि उपयोगकर्ता यानी यूजर को आइडेंटिफाई करना और उसको सत्यापित करने की जो सर्वाधिक प्रचलित विधि है वो यूजर नेम और पासवर्ड है। इसके द्वारा केवल अधिकृत यूजर्स को ही कंप्यूटर डाटा या नेटवर्क का उपयोग करने दिया जाता है। और यूजर नेम और पासवर्ड ऑथेंटिक ये ऑथेंटिक यूजर के पास ही होता है। यूजर नेम और पासवर्ड उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है और अगली बार कंप्यूटर या नेटवर्क का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम यूजर नेम और पासवर्ड डालने का अनुरोध करता है। तो जो ऑथेंटिक यूजर्स रहता है उसे याद रहता है कि पासवर्ड क्या डाला था और यूजर नेम क्या था। तो उस वही केवल ओपन कर सकता है। इसलिए यूजर ऑथेंटिक में कंप्यूटर पहले ही स्टोर किए गए यूजर नेम तथा पासवर्ड से दी गई सूचना का मिलान करता है। पहले से दिया हुआ पासवर्ड और यूजर नेम का मिलान करता है और सही पाए जाने पर कंप्यूटर और नेटवर्क क्या उसे परमिशन दे देता है। ठीक है। अगला क्या हमारे पास? पासवर्ड सुरक्षित रखने के उपाय। वे टू प्रोटेक्ट पासवर्ड। हमारे पास पासवर्ड सुरक्षित कैसे रख सकते हैं हम? तो पासवर्ड सुरक्षित रखने के तरीके हैं। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में धोखे से या बार बार प्रयास कर ट्रायल एरर बार बार या फिर सॉफ्टवेयर या बार बार या सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड लीक होने की संभावना बनी रहती। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम? पासवर्ड क्या करते हैं हम? पासवर्ड सुरक्षित रखने के उपाय क्या क्या है हमारे पास? कि
कंप्यूटर सिस्टम या अन्य नेटवर्क के धोखे या बार बार प्रयास करें, ट्रायल और एंड एरर मेथड से बचने या सॉफ्टवेयर के लीक होने की सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड लीक होने की संभावना बनी रहती, तो उससे बचने की क्या क्या उपाय है। दूसरा, पहला क्या है, पासवर्ड नियमित अंतराल पर बदलते रहना चाहिए, उससे हमारा लीक होने की संभावना नहीं रहती है। पासवर्ड बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, पासवर्ड बहुत छोटा नहीं होना चाहिए ताकि सामने वाले जो हैकर्स रहते हैं या कोई भी उसे छोटा पासवर्ड होने पर आसानी से वहां पकड़ यूज कर सकता है, इसलिए पासवर्ड छोटा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, पासवर्ड जितना बड़ा होगा, बार बार प्रयास कर उसे प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा। जितना पासवर्ड बड़ा होगा उतना ही कठिन होगा सामने वाले के लिए। पासवर्ड में अक्षरों यानी नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर का मिश्रण होना चाहिए। उससे क्या है, वो जितनी बार कोशिश करेगा उतना बार कठिन रहेगा उसके लिए। तो इसलिए पासवर्ड में अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का मिश्रण होना चाहिए। तीसरा क्या है हमारे पास, कैपिटल लेटर्स और स्मॉलर लेटर का भी मिश्रण होना, क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर और स्मॉलर लेटर का भी मिश्रण होना चाहिए पासवर्ड में। इस तरह से हम पासवर्ड बनाना चाहिए। अभी लगभग बहुत सारे इसी तरह का पासवर्ड बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं बनाते, इसलिए इतना कठिन पासवर्ड बनाना चाहिए जिससे कि सामने वाला हैक ना कर पाए। ठीक है। अब बायोमेट्रिक तकनीक क्या है। बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी जो है वो मान्य अंग जैसे अंगुली की छाप, आंखों की पुतली यानी आंखों की रेटिना पर या चेहरे की आकृति यानी फेशियल पैटर्न या आवाज आदि का प्रयोग कर उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करने की तकनीक क्या है, बायोमेट्रिक तकनीक कहलाती। और कंप्यूटर में अधिकृत व्यक्तियों के नमूने पहले से स्टोर कर दिए जाते हैं। क्या करता है आधुनिक कंप्यूटर में, अधिकृत व्यक्तियों के नमूने पहले से स्टोर किए जाते हैं, इसलिए क्या करता है वहाँ अंगुली की छाप को याद रखता। अंगुली की छाप हम जब पासवर्ड बनाएंगे तो अंगुली की छाप से वो बायोमेट्रिक तैयार करेगा। उसके बाद लॉक खोलने के लिए वहाँ परमिशन ऑटोमेटिक दे देगा, क्योंकि अगर मैच खा गया उंगली की छाप तो वह ऑटोमेटिक परमिशन दे देगा और लॉक खुल जाएगा। आंखों की पुतली यानी रेटिना और आइरिस, इसे भी वो पहले लोड कर लेता, उसके बाद दोबारा खुलने पर वहाँ रिचेक करके उसको परमिशन दे देते। चेहरे की आकृति, फेशियल की आकृति जो रहती है, उस पैटर्न को भी वहाँ याद रखता, पहले उसे अपलोड करना पड़ता, पहले सेट करना पड़ता, उसके बाद दूसरी बार वो चेहरे की आकृति को मैच करके उसे परमिशन दे देता। आवाज, आवाज को भी हम पहले यूजर कंप्यूटर सिस्टम को प्रदान करता है आवाज, फिर उसके बाद दूसरी बार लॉक खोलने पर वहाँ परमिशन ऑटोमेटिक दे देगा आवाज मैच होने पर। इस तरह से बायोमेट्रिक तकनीक भी काम कर रही है और यूजर नेम और पासवर्ड भी इस तरह से उपयोग कर रहे हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अगले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पे पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। ओके बाय।